बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नुज़ी वॉइस के साथ नावल अवतार एपिसोड 9। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मैं रूपा चंद्रवती की गाड़ी से कुछ फासले पर था कि सुनीता के कॉटेज का दरवाज़ा खुला तो मैं एकदम से चौंक पड़ा। वेटर बाहर आया। वो इस कदर जालिम और शफाक था कि इसके नज़दीक इंसान पानी से भी अर्ज़ां था। वो शायद थोड़ी देर पहले आया था, न जाने किस काम से। शायद अजीत से मिलकर पूनम के बारे में मालूम करने के लिए। अजीत नहीं था इसलिए बाहर निकल आया था। मैंने इसे देखकर गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी थी। फिर मैंने चंद्रवती को चीख कर मुखातिब किया ताकि वो होशियार हो जाए। तुम गाड़ी लेकर फ़ौरन ही चली जाओ, 1 मिनट की भी देर ना करो। वेटर की निगाह मुझ पर पड़ी तो भौंचका सा हो गया कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ। फिर मेरी तरफ तेज़ी से दौड़ा। मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर रूपा चंद्रवती ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी, लेकिन वो शैतान बरक रफ्तारी से गाड़ी और मेरे दरमियान हायल हो गया। मैं फ़ौरन ही रास्ता बदलकर दूसरी सिमत भागा। फिर मैंने चीखते हुए रूपा चंद्रवती से गाड़ी लेकर भाग जाने के लिए कहा। मैं नहीं चाहता था कि रूपा चंद्रवती से भी पूनम जैसा सलूक हो, लेकिन अब वेटर से दो दो हाथ करने के सिवा चारा नहीं था। मैं इसको सबक देना और इससे बदला लेना चाहता था। बेखबरी में इसकी ऐसी दुर्गत बनाना चाहता था कि इसे छठी का दूध याद आ जाए। मैं भागने की अदाकारी करके इसे धोखा दे रहा था। वो मेरे झांसे में आ गया था। मैंने इसके हाथ में रिवॉल्वर और उसके चेहरे पर दरिंदगी देख ली थी। इसने इस ख्याल से मुझ पर गोली नहीं चलाई थी कि इसकी आवाज़ सुनकर इसके पास जो कॉटेज थे इसमें से लोग बाहर निकल आते और उनकी नज़रों में मैं आ जाता। दूसरी बात ये थी कि वो मुझे गोली से हलाक करने के बजाय मुझ पर तशद्दुद और मौत का निशाना बनाना चाहता था, ताकि मैं अज़ियतनाक मौत मरूं। मुझे ज़िंदा देखकर हरामज़ादा और तैश में आ गया था और इसे यकीन न था कि मैं मौत के मुंह से जाने से बच गया हूँ। जब इसके और मेरे दरमियान फासला ना रहा तो इसने इसकी बात की बड़ी कोशिश की कि मेरी खोपड़ी पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारे, किसकी ज़रब से मैं चकरा कर गिर पड़ूं और मुझ पर काबू पाकर मेरा गला दबा दे। लेकिन मैंने इसे इसका मौका नहीं दिया। इसने ये कोशिश नाकाम देखकर मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं एकदम से रुक गया। फिर मैं इससे फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह टकराया। बहुत ही बुरी तरह टकराया था। वो अपना तवाज़ुन कायम न रख सका, भैंसे की तरह ज़मीन पर गिरकर बिखर गया। रूपा चंद्रवती ने इस वक्त गाड़ी करीब लाकर रोकी तो मुझे इस पर सख्त गुस्सा आया। इसे इस बात का अंदाज़ा न था कि ये लड़ाई ज़िंदगी और मौत की है और मुर्गों की नहीं, जो दिलचस्प होती है, तमाशा होती है। अगर वेटर ने इसे पहचान लिया तो इसका अंजाम किस कदर दर्दनाक होगा। मैं तो इस पर कोई मुसीबत और आंच आने देना नहीं चाहता था। अजीब अहमक औरत थी। मैंने फिर इससे भाग जाने के लिए कहा। इधर वेटर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। मैंने जो एक टक्कर मारी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। इसका हशर बुरा हो गया था। इसने वो रिवॉल्वर भी उठाने की कोशिश नहीं की जो इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया था। वो दर्द से कराह भी था। वो संभल कर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका अंदाज़ा इस कदर जारहाना और तेवर ऐसे थे कि वो मुझे दबोच लेगा। मुझे काबू में करना इसके लिए कुछ मुश्किल न था। मैं गाजर के हलवे की प्लेट हूँ। वो बगैर ढकार लिए हलक से उतार लेगा। सामने वाले को कमज़ोर बेवकूफ़ समझना बड़ी हमाकत की बात होती है। ऐसा समझने वाला खुद बड़ा बेवकूफ़ होता है। वो ये बात जानता था कि मैं एक प्राइवेट सुराग रसा हूँ, कोई आम आदमी नहीं। वो इस बात से बेखबर था कि मैं जूडो कराटे में किस कदर महारत रखता हूँ। मैंने इसके जहन से मालूम कर लिया कि वो जूडो कराटे नहीं जानता। इससे सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत पर नाज और घमंड है। आज मैं इसका गरूर, नाज, घमंड और जिस्मानी ताकत का बेड़ा गर्क कर देना चाहता था, ताकि इसे अंदाज़ा हो जाए कि उस्तादों के उस्ताद भी होते हैं। जिस वक्त वो कुर्राता और सूअर जैसी आंखों से मुझे घूरता मुझ पर हमलावर हुआ, मैंने इसके मुंह पर एक भरपूर वार किया। वो ये समझता था कि मैं इस पर वार करने की जुर्रत नहीं करूँगा। मेरे इस हमले ने इसे बुरी तरह डगमगा दिया था। मैंने इसे संभलने की मोहलत नहीं दी और इसकी नाक की हड्डी का निशाना लिया। इसके रुखसार से गोश्त लटक गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर बल देना शुरू किया, जो एक तरह से इसने हमाकत की थी। ये मेरे हक़ में बहुत अच्छा हुआ। मैंने अपना घुटना इसके जिस्म के सबसे नाजुक हिस्से पर दे मारा। वो कराह कर दो रहा हो गया, फिर ज़मीन पर आ रहा। फिर वो दर्द से तड़पने लगा। दर्द इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो बेहोश हो गया। रूपा चंद्रवती जो लड़ाई देख रही थी, वेटरों को ज़मीन पर बेहोश और बेसुध देखकर गाड़ी मेरे पास ले आई।
रूपा चंद्रवती नहीं चाहती थी कि मैं गुल आइलैंड जाऊं। इसे ये खौफ और अंदेशा लाहक हो गया था कि मुझे हलाक कर दिया जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि मैं वहां जाकर मौत के मुंह में जाऊं। इसके नज़दीक ये खुदकशी थी। जब मैंने इसी सूरत हाल से आगाह किया और इसे इत्मीनान में लिया तो इसकी समझ में आ गया। फिर इसने मेरे कहने पर एक साहिली इलाके में गाड़ी रोक ली। मैंने वहां उतरकर एक जदीद तरीन और तेज़ रफ्तार बोट किराए पर ली। मैंने इसके मालिक से गुल आइलैंड की सिमत मालूम की। इस तरह तेज़ी से रवाना हो गया। रूपा चंद्रवती इस वक्त तक खड़ी हाथ हिलाती रही जब तक हम एक दूसरे की नज़रों से ओझल नहीं हो गए। बहिरा हिंद इस वक्त बड़ा पुरसकून था। इसके गैर मामूली सकून ने फ़िज़ा को हसीन बना दिया था। मैंने कुछ दूर जाने के बाद मोटर बोट के अकब में देखा। मोटर बोट की लहरों के अलावा गहरा सकूत तारी था, जैसे ये कोई बहुत बड़ी झील हो। अब मुझे गुल आइलैंड के उफ़क़ नज़र आने लगे थे। वहाँ कुल 7 छोटे जजीरे थे। इनमें से इसने किस जजीरे में दस्तावेज़ात छुपाएं ये मालूम करना बहुत दुश्वार और नामुमकिन था। पूनम ने अपने तय बड़ी जहानत और होशियारी से काम लिया था। अब बाहर से अंधेरा सा था। इस अंधेरे के बावजूद मैं मायूस नहीं था, क्योंकि अंधेरे में उम्मीद की ऐसी किरण थी जिसने अंधेरे को दूर कर दिया था। धुंध जो थी वो छट गई थी। यूँ भी मैंने कभी अंधेरे से हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि अंधेरा जब होता है तो उम्मीद की किरण किसी सिमत से नमूदार हो जाती है। पूनम के कातिल ने पूनम से जो उगलवाया था वो तशद्दुद से। पूनम को ऐसी अजियतनाक मौत का निशाना बनाने पर मेरा दिल काम कर रह गया। वो नहीं जानता था कि मैं कातिल से पूनम का बदला किस तरह से लूँगा, इसके साथ क्या करूँगा। मोटर बोट की आवाज़ कातिल को बाखबर कर देती, फिर वो मेरी घात में बैठ जाता। इसके लिए मुझे मौत का निशाना बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल ना होता, क्योंकि उजलत में मैं अपना रिवॉल्वर लेना भूल गया था। इस तरह कातिल को मोहलत मिल जाती। मैं इसे किसी कीमत पर कामयाब होकर जाने नहीं देना चाहता था। मैं बार बार मुड़ मुड़ के अपनी तसल्ली करता जा रहा था कि कहीं कोई मेरे ताक़ुब में तो नहीं आ रहा। दूर दूर तक कोई मोटर मैंने अपने ताक़ुब में नहीं देखी। मैंने अपनी मोटर बोट का इंजन बंद कर दिया, क्योंकि गुल आइलैंड पहुंच चुका था। मैं करीबी झाड़ियों की ओट में इस कातिल की घात में बैठ गया, क्योंकि इसकी तलाश में जाना है, उससे सामना करना और टक्कर लेना फजूल था। आमना सामना होने की सूरत में वो रिवॉल्वर निकाल कर मेरा खात्मा कर देता। मैं इसे अपनी जान हलवे की प्लेट की तरह पेश करना नहीं चाहता था। मैं इसे यहाँ आसानी से इसकी बेखबरी में दबोच सकता था। अगर मेरे पास रिवॉल्वर होता तो मैं इससे आमना सामना करता। इसे मैं दबोच कर काबू में कर सकता था या नहीं ये तो वक्त ही बताता। हम दोनों में से एक ही यहाँ से ज़िंदा सलामत जा सकता था। हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा देते, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं इस पर काबू पा लूँगा, क्योंकि मेरी रगों में लहू उबल रहा था। इसे किसी कीमत पर ज़िंदा नहीं रहना था। मैं इससे इसलिए भी इंतकाम लेना चाहता था कि इसने पूनम को बेदर्दी, सफाकी और बेरहमी से दर्दनाक मौत का निशाना बनाया था। इसका ज़िंदा रहना इंसानियत के लिए नुकसानदेह था। ज़िंदा रहने की सूरत में प्रोफेसर नारंग को बता देता कि मैंने दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। यूँ तो मेरे जहन में और भी बातें थी। इसे माजूर और अपाहज करके रख दूँ ताकि सारी ज़िंदगी किसी फुटपाथ पर बैठ कर भीख मांगे, लेकिन इसका अंजाम मौत ही था। इस मूजी सांप का सर कुचलना ही बेहतर था। इंतज़ार के ये लम्हात मेरे लिए बड़े अजियतनाक और रूह फरसा थे। एक ख्याल और भी आया था कि कहीं और सिंध से वो निकल न गया हो, लेकिन वो नहीं जा सकता था, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था। मोटर बोट के अलावा कोई और रास्ता नहीं था वापस जाने का। कोई 20 मिनट के बाद वो दूर से आता दिखाई दिया। इस वक्त मुझे रिवॉल्वर की कमी बड़ी महसूस हुई। मैं इसका निशाना लेता, पहले 2 गोलियां इसके पैरों पर मारता, फिर इसके दाएं हाथ को निशाना बनाता, फिर इसके सीने पर दिल की जगह। इसे तड़प तड़प कर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरता हुआ देखता, फिर एक गोली जो आखिरी होती इससे इसकी एक आँख ज़ाया कर देता। वो बहुत दूर से आता दिखाई दिया। मैंने इसे कद जिसाम तो इसकी चाल से पहचान लिया था। वो जैसे जैसे करीब आता गया वैसे वैसे इसके खदोखाल वाज़िया होने लगे। अब इसके और मेरे दरमियान फासला बहुत कम रह गया था। अब ज़िंदगी और मौत का लम्हा आ गया था। देखना ये था कि हम दोनों में से कौन ज़िंदा रहता। फिर मैं अपनी कमीनगाह से बाहर निकला और इसकी तरफ मौत का फरिश्ता बनकर बढ़ने लगा। वो बड़े सुकून और इत्मीनान, नहायत बेपरवाही और बेफिक्री से इस तरह चला आ रहा था जैसे इसके सिवाय यहाँ और कोई नहीं। इसके चेहरे पर चमक और आंखों में फातिहाना सी थी जिसमें खबासत भरी हुई थी। वो इस तरह खुश हो रहा था जैसे इसने कोई बहुत बड़ा महाज फतह कर लिया हो। वो ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोच सकता था कि ये सब कुछ दूसरे लम्हे खाक में मिल जाएगा। एक पल के 1000वें हिस्से में पूनम के जलने का मंजर मेरी नज़रों में फ़िल्म की तरह घूम गया। जब मैं इसके सामने अचानक नमूदार हुआ तो वो एकदम से भौंचका हो गया। इस पर इस तरह से सख्ता सा तारी हो गया जैसे इस पर कोई बिजली सी आ गिरी हो।
اس کے خیال میں اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا ہوں۔ دوسرے لمحے وہ چونکا بری طرح سٹپٹا گیا۔ میں اس کی حیرت کا فائدہ اٹھا کر اس کی جانب بڑی صورت سے لپکا۔ اس نے جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا لیا اور مجھے قریب پا کر دستاویز والا سیاہ صندوقچہ میرے منہ پر دے مارا۔ اگر میں صورت سے ایک طرف نہ ہٹ جاتا تو میرے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا۔ میں نے اس کے ذہن سے اس کا ارادہ جان لیا تھا۔ میرے ایک طرف ہٹنے کے باوجود میرے شانے سے ٹکراتا ہوا وہ نکل گیا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جیب سے ریوالور نکالتا میں اسے موقع ہی نہیں دیا۔ میں اس پر کسی تیندوے کی طرح چھلانگ لگا دی اور پھر میں اس سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کی کھوپڑی ناچ اٹھی ہوگی۔ وہ مجھ سے ٹکراتے ہی تاب نہ لا کر گر گیا تھا، لیکن پھر بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں کے درمیان زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو گئی۔ اب ہم دونوں میں سے صرف ایک زندہ رہ سکتا تھا۔ یہ بات ہم دونوں جانتے اور سمجھتے تھے۔ پھر میں نے اس پر ایک زوردار چھلانگ لگا دی۔ اس نے کمال ہوشیاری سے اپنے آپ کو بچایا اور ایک طرف ہو کر میرے جبڑے پر اتنے زور سے مکہ مارا کہ میری ریڑھ کی ہڈی تک آگ بھر گئی۔ دماغ بری طرح سنسنا گیا۔ میں اس کے حملے سے سنبھلنے نہ پایا تھا کہ اس کا مضبوط ہاتھوں کا بھرپور وار میرے گلے سے نیچے پڑا۔ میں درد سے کراہ اٹھا۔ اجیت بھی جوڈو کراٹے میں میری طرح ماہر تھا۔ وہ ایک جرائم پیشہ گروہ کا سرغنہ تھا، مافیا تھا، اس لیے اس نے ہر قسم کی تربیت حاصل کی ہوئی تھی۔ اس لمحے وہ مجھ پر بھاری پڑ چکا تھا۔ ایسا تو لڑائی اور کھیل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ دو ماہر جب آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر اس کا پلہ مجھ پر بھاری پڑ چکا تھا۔ میرا حریف ماہر جوڈو کراٹے تھا۔ بعض اوقات خوش بختی لڑائی میں ساتھ دیتی ہے۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ وہ اپنے فن سے کام لینے کی بجائے اپنے ریوالور سے کام لینا چاہتا تھا۔ اسے ریوالور کی بجائے اپنے فن اور بازوں سے کام لینا بہتر تھا۔ اس نے مجھے نیم جان جو دیکھا تو اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اب میں اس کے مقابلے پر آنے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے دانستہ اپنے آپ کو نیم جان ظاہر کیا تھا تاکہ وہ غلط فہمی میں پڑ جائے۔ میری یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے جو نیم جان سا محسوس کیا تو اپنی جیب سے ریوالور نکالنے لگا۔ اس وقت وہ میرے قریب تھا تاکہ مجھے سنبھلنے نہ دے۔ اس نے مجھے ادموا کرنے کے خیال سے دوسرے ہاتھ سے گھونسا تانا، مگر میں اس پر سبقت لے گیا۔ میں نے اس کے سر پر ایک زوردار ہاتھ دے مارا جس سے وہ بری طرح ڈگمگا گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے میری پسلی پر ایک مکہ جما دیا۔ میں مداخلت کرنے لگا۔ اس کے گھونسوں میں بڑی طاقت تھی جس کی تاب لانا میرے لیے مشکل سا لگ رہا تھا۔ اگر وہ مجھ پر اسی طرح مکوں کی بچھاڑ کرتا تو شاید ہی میں بچ پاتا۔ وہ اس لیے بھی مجھ پر خار کھایا ہوا تھا کہ میں نے اس کی پتنی سے پریم کا اظہار کیا تھا۔ اس نے جو دوبارہ ریوالور نکالنے کی کوشش کی اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ میں خود بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ ریوالور نکالنے کی کوشش کرے۔ ویسے مجھے اس سے اس حماقت کی توقع نہ تھی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ پھر میں نے اس پر فوراً ہی ایک جست لگا دی۔ ہم دونوں گتھم گتھا ہو کر زمین پر آ رہے تھے۔ اب لڑائی کا نقشہ بدل چکا تھا۔ وہ میرے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں نے بغیر کسی تاخیر کے اس کے منہ، سینے اور نازک مقامات پر جنونی انداز سے مکے برسانا شروع کر دیے۔ میرے پاس خنجر ہوتا تو میں اس کے سارے جسم میں انگنت شگاف ڈال دیتا، پھر اس کے بازو کاٹ کر پھینک دیتا، دونوں پیر بھی کاٹ دیتا، آخر میں اسے ذبح کر دیتا۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میں اس کی جیب سے اس کا ریوالور بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ میں کوشش کرتا تو وہ اس سے فائدہ اٹھا پاتا۔ یہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ وہ تڑپتے اور کراہتے ہوئے بولا۔ تم بچ نہ سکو گے پروفیسر نارنگ سے۔ کس لیے مار رہا ہوں؟ میں نے خشونت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ تم نے پونم کو نظر آتش کیا، ایک کمزور عورت پر رحم نہیں کھایا۔ تم خون آشام بھیڑیے ہو۔ میں تجھے موت کی نیند سلا رہا ہوں۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، وہ گڑ گڑایا۔ میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں گا جو میں نے کاٹیج میں رکھی ہے۔ مجھے دولت نہیں، مجھے پونم چاہیے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک مکہ رسید کیا۔ کیا تم اسے زندہ کر سکتے ہو؟ بولو۔ پونم نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے اسے سمجھایا، بہت کہا کہ دستاویزات دے دو۔ پروفیسر نارنگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں اس کے عوض بہت بڑی رقم دے گا۔ اس نے میری بات نہیں مانی۔ باتوں میں اس طرح لگایا کہ ذرا سی مہلت پاتے ہی مجھے نیچے گرا دے۔ میں نے تو اس کا حشر نشر کر دیا تھا، اس کی آدھی جان لے لی تھی۔ اب جو پونم کا چہرہ نظروں میں لہرایا تو ایسا لگا کہ اس کی روح میری نظروں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے، دیوا، اسے ہرگز ہرگز معاف نہ کرنا، زندہ نہیں چھوڑنا، تم ہٹ جاؤ، میں اس سے انتقام لیتی ہوں۔ میں نے انتقام لینے کے لیے کالی ماتا سے پرارتھنا کی تھی۔ کالی ماتا نے مجھے بھیج دیا، میں اس سے بہت بھیانک انتقام لوں گی۔ میں نے اسے اپنا تصور، خیال اور وہمہ سمجھا۔ نہیں، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ حقیقت میں پونم کی روح سامنے موجود تھی۔
मैं तोहम परस्त नहीं था। मैंने सिर्फ भूतों, चुड़ैलों और बदरूहों की कहानियाँ सुनी थीं। बचपन में मेरी दादी और नानी अम्मा ने सुनाई थी। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन आज, अभी और इसी वक्त देख रहा था। वो वाकई पूनम की रूह थी जो इंतकाम लेने आई थी। मैं फ़ौरन ही अजीत के ऊपर से हट गया। पूनम की रूह गुर्राई, इसे खूनख्वार नज़रों से घूरती और किसी जहरीली नागिन की तरह इसकी तरफ बढ़ी। अजीत फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। खौफ और दहशत से इसका चेहरा सफ़ेद पड़ता चला गया। इसने फ़ौरन ही रिवॉल्वर निकाल लिया और बेदरपे पूनम की रूह पर फायर कर दिया। इसने 6 गोलियां बरसाईं, लेकिन एक गोली भी इस पर असर न कर सकी। पूनम ने इसकी तरफ एक फूंक मारी तो इसके मुंह से एक शोला निकला। दूसरे लम्हे अजीत के कपड़ों में आग लग गई। मुझे बचाओ, 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 वो दहशतज़दा होकर चिल्लाया। वो जल रहा था, तड़प रहा था, चीखें मार रहा था। फिर इसने पानी की तरफ भागना चाहा, लेकिन भाग ना सका। पूनम ने इसे साकित और जामिद कर दिया था। वो चंद लम्हों में जलकर मर गया। इसके मरते ही पूनम की रूह मेरी नज़रों से गायब हो गई। अजीत की लाश जली हुई स्याह लकड़ी की तरह पड़ी थी। यकीन न आने वाली बात थी। कोई बात का यकीन भी न करता। इसकी मौत इस तरह दर्दनाक वाक़या हुई थी जिस तरह पूनम की। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो, सफाक, वहशी और ज़ालिम, जिसके नामाए अमाल की फहरिस्त में न जाने कितने बेगुनाहों का खून था। इसकी लाश परिंदों की तफ़न आमेज़ गंदगी के दरमियान पड़ी थी। वैसे ये मेरी गलती थी कि मैंने इसे कमज़ोर समझ लिया। वो वेटर की तरह बेवकूफ़ और बदमाश न था। मेरे दिल को खुशी हो रही थी कि पूनम ने इससे अपनी दर्दनाक मौत का इंतकाम ले लिया। मुझे घुटने पर चोट आने की वजह से चलने में तकलीफ़ हो रही थी। मैंने दस्तावेज़ वाला संदूकचा उठा लिया। ये संदूकचा बड़ा खूनी साबित हुआ। अब मेरे हाथ में था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। संदूकचा पाने की खुशी में मैं अपना दर्द भूलता जा रहा था। मैं एक दरख्त के सहारे खड़ा हो गया ताकि थोड़ी देर सस्ता लूँ। मैं नहीं चाहता था कि घुटने की तकलीफ़ में इजाफा हो जाए। मैंने दरख्त के सहारे खड़े होने के बाद गैर इरादी तौर पर समंदर की तरफ देखा तो मेरी रगों में लहू मुंजमद होने लगा। अब मुझे ख्याल आया, वेटर ने होश में आते ही प्रोफेसर नारंग को बता दिया होगा कि मैं ज़िंदा हूँ। प्रोफेसर नारंग की फ़ौज इस जजीरे की तरफ आ रही थी जहाँ मैं खड़ा था। मैं जाने क्यों इस बात को भूल गया कि वेटर ने मुझे ज़िंदा सलामत देख लिया है। वो बॉस को बता देगा। मोटर बोटों का काफ़िला दूर से आता दिखाई दिया। इसमें कुल 6 अफराद सवार थे। ये 3 मोटर बोटों का काफ़िला था। हर मोटर बोट में 2-2 बदमाश सवार थे। अब मैं फिर अपना सर पीट रहा था कि ये मैंने क्या किया। मैंने क्यों हमाकत की। अपना रिवॉल्वर भूल आया। काश रिवॉल्वर होता। अजीत का रिवॉल्वर इसकी लाश के पास ही पड़ा हुआ था, मगर वो मेरे लिए बेकार था, इसलिए कि इसमें एक गोली बना थी। मैं खाली रिवॉल्वर लेकर क्या करता। मेरी फतह और कामयाबी नाकामी में बदलने वाली थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला न था। मैं किसी कीमत पर इन्हें ये संदूकचा देना नहीं चाहता था। ना पूनम की आत्मा मेरी मदद को आ सकती थी। वो तो सिर्फ अपना इंतकाम लेने आई थी और वापस चली गई। मैंने इन्हें देख लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा था, इसलिए कि एक दरख्त की ओट में खड़ा हुआ था। मैं जजीरे के वस्त की तरफ गिरता पड़ता भागा ताकि इस संदूक को कहीं छुपा दूं। चंद लम्हों की कोशिश के बाद एक बड़ा सा सह शाखा दरख्त दिखाई दिया। मैंने इसे निशाना बनाया। इसे 20 कदम दूर एक नुकीले पत्थर से ज़मीन में खोदना शुरू कर दिया। ज़मीन चूँकि बेहद नरम और नम थी, इसलिए मैं जल्द ही 2 फुट गहरा गड्ढा खोदने में कामयाब हो गया। मौका और वक्त नहीं था, वरना मैं 3-4 फुट गहरा गड्ढा खोद देता। 2 फुट भी खासा होता। मैंने इसमें संदूकचा दफन कर दिया और मिट्टी भर के सतह इस तरह हमवार कर दी कि इस पर पता न चले कि यहाँ गड्ढा खोदा गया था, और मैंने अपने पैरों के निशानात भी मिटा दिए। जब मैं सह शाखा दरख्त के पास जाकर इसकी आड़ से निकला तो मोटर बोटें किनारे के बहुत करीब आ चुकी थीं। पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं वहीं खड़ा रहूं, लेकिन इन्हें शक हो जाता कि मैंने संदूकचा कहीं आसपास गड्ढा खोद के इसमें छुपाया हुआ है। इन्हें धोखा देना और इनकी आंखों में धूल झोंकना बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैं मुख्तलिफ सिमतों में इस तरह बगटट भागते लगा जैसे इससे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आसपास और भी पैरों के निशानात थे जो मैं उजलत के बायस मिटा ना सका। दुश्मन ये समझे कि ये निशान मेरे भागने के हैं। यूं भी वो इतने होशियार नहीं थे कि उस घड़े का खोज लगा लेते। अब स्याह बक्स पूरी तरह महफूज हो चुका था, इसलिए अब मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान नसीब हो गया। मैंने इसके हसूल के लिए बड़े पापड़ बेले थे। पूनम शायद ये बताने के लिए आग से बुरी तरह झुलस जाने के बावजूद इसलिए ज़िंदा रही कि मुझे कातल और गुल आइलैंड के बारे में बता सके। अगर वो गुल आइलैंड का नाम ना बताती तो फिर मैं यहाँ पहुँच भी ना पाता और अजीत वो स्याह बॉक्स लेकर प्रोफेसर नारंग को पहुँचा देता। इस तरह मेरा मिशन, मेरी सारी मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश खाक में मिल जाती। और इस बात से मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई कि मैं
पूनम ने अपने कातिल से भयानक इंतकाम ले लिया। इसकी रूह ने जो इंतकाम लिया, क्या कोई इस कहानी पर यकीन करेगा? यकीन करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वाक़या को कभी मैं नहीं भुला सकता। मेरे लिए फ़रार होना मुश्किल दिखाई दे रहा था। एक तो वो मेरी मोटर बोट के पास अपनी मोटर बोटें खड़ी करके उतर रहे थे और अजीत की मोटर बोट बहुत दूर खड़ी थी। मुझे उसकी मोटर बोट तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से गुजरना पड़ता जहां मेरी मोटर बोट खड़ी थी। फिर वो मुझे देख लेते और ताक़ुब करते करते सूरत में भी मैं लंबा चक्कर काट जाता। इसके बावजूद मेरे लिए फ़रार की यही सूरत थी कि किसी न किसी तरह अजीत की मोटर बोट तक पहुँच जाऊँ। 6-7 मिनट मिलने पर भी मैं फ़रार हो सकता था। मैं एक लंबा चक्कर काट कर इसकी मोटर बोट की तरफ भागने लगा। तमाम बदमाश खुश्की पर उतर चुके थे। जब मैं इस मोटर बोट के करीब हो रहा था तब मैंने देखा कि करीब एक बदमाश पहरा दे रहा है। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी, वो समंदर की तरफ देखे जा रहा था। मैंने ज़मीन पर बिखरे पड़े पत्थरों में से पत्थर उठाया जो क्रिकेट की गेंद की साइज़ का था। मैं इसके सर पर इस पत्थर की ज़रब लगाकर फ़रार हो सकता था। मैं इसकी तरफ दबे कदमों से बढ़ने लगा। मैंने दूर से इसकी खोपड़ी का निशाना इसलिए नहीं लिया कि वो चूक हो सकता था। इस सूरत में मेरी मुसीबत आ जाती और मैं फ़रार नहीं हो पाता। इसी लम्हे मुझे पूनम की रूह बहुत याद आई। काश वो इस वक्त तक रुक जाती, वो इन बदमाशों को कैफ़े किरदार तक पहुंचा कर चली जाती और इन बदमाशों की लाशें देखकर मुझे बहुत खुशी होती। बाज़ औक़ात आदमी जो सोचता है वो पूरा नहीं होता। मैं इसके करीब पहुंचा ही था और अपना हाथ फ़िज़ा में बुलंद किया ही था कि मेरी खोपड़ी रिवॉल्वर के बट से गूंज उठी। मेरा सर चकराया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मेरे हाथ से पत्थर छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। फिर मैं तारीकी में डूबता चला गया। फिर जब मुझे किसी बात का होश न रहा, मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं ज़मीन पर चित पड़ा हुआ था। जगह जजीरे की ही थी, किसी अस्पताल या घर का कमरा न था। खुला रोशन आसमान था, परिंदे महबे परवाज़ थे। मेरी खोपड़ी के अकबी हिस्से में दर्द की एक लहर उठी। मैं पूरी तरह होश में आ चुका था। मैं अपना सर घुमाया ही था कि मेरे जबड़े पर ठोकर लगी। दूसरे लम्हे मेरे होंठों ने खून का जायका महसूस किया। ठोकर बड़ी ज़बरदस्त थी। मालूम नहीं जबड़ा टूटने से कैसे बच गया और दांत भी सही सलामत रहे, मगर गोश्त में दर्द की कैसी टीस उठी कि मैं कराह सा गया। जाहिर है मैं गोश्त पोश्त का इंसान था। जिसने भी मुझे अपनी ठोकर से निशाना बनाया वह बड़ा बेरहम और सफाक था। इसके नज़दीक इंसान की कोई अहमियत न थी। वो खून आशाम ही मालूम होता था। इसने मेरी बेबसी से फ़ायदा उठाया था। ये मर्दानगी नहीं थी। इसमें मर्दानगी अगर होती तो वो मेरे खड़े होने पर 2-2 हाथ करता। देवा, एक रख्त आवाज़ खामोश फ़िज़ा में गूंजी। ज़रा दाईं जानब तो देखो, किस कदर हसीन और दिलफरेब नज़ारा है। उसका लहजा इस्तेहज़ाइया था। इसने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया, बड़े ज़ोर से हंसा भी था। मैंने उसके कहने के मुताबिक दाएं जानब सर घुमाया तो फिर मेरे दूसरे जबड़े पर ठोकर लगी, लेकिन ये ठोकर पहले के मुकाबले में बहुत कमज़ोर थी। मैंने इसे भी सह लिया और क्या करता, इसके सिवा चारा भी न था। ताहम मैंने जबड़े पर हाथ रख लिया ताकि दूसरी ठोकर का दिफा कर सकूं। ऐसा लगता था कि वो दूसरी ठोकर से भी नवाजेगा। फ़िज़ा में बदमाशों के भोंडे, बेहंगम और जहरीले कहकहे बुलंद हुए जो मेरे कानों में गरम गरम शीशा बनकर पिघलने लगे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जहनी तौर पर इसकी ठोकर के लिए तैयार हो गया। मैं जानता था कि वो अपनी जलालत से बाज नहीं रहेगा। चलो उठो देवा जी। चंद सानियों के बाद उसने हुक्म दिया, तुम्हारी खासी तवाज़ो हो गई है, अब सीधे होकर बैठ जाओ। अब मेरे नज़दीक इस बात में कोई शक व शुबा न रहा कि वो मुझ पर तशद्दुद करके मौत से हमकनार करना चाहते हैं। मैंने इसके हुक्म की तामील की। इसके सिवा चारा भी न था। मैं उठकर नहीं बैठता तो फिर मेरी ज़ोरदार खातर मुदारत शुरू हो जाती। मैं ख़ुद भी यही चाहता था, लेकिन मैं ख़ुद से उठकर इसलिए नहीं बैठ सकता था कि मैं उनके रहम करम पर था, उनके जाल में फंस चुका था। मैंने उठकर बैठने के बाद देखा मैं 6 के 6 बदमाशों के नरगे में था। वो तकरीबन सभी मुसल्ला थे। 2-3 रिवॉल्वरों की नालें मुझे फरिश्ता अजल की तरह घूर रही थी। ऐसा लग रहा था किसी भी लम्हा मैं गोलियों की जद में आ सकता हूँ। उनके चेहरे पर जो सफाकी और आंखों से जो जिंदगी झांक रही थी, इससे ऐसा मालूम होता कि वो मुझे गोलियों से भून कर रख देंगे। मेरे सारे जिस्म और उंगलियों के पोरों तक सनसनी बिजली की तरह फैल गई। इस लम्हे मुझे इनके जहन पड़ने का ख्याल भी ना आया, वरना कुछ अंदाज़ा हो जाता। इस वक्त मेरे लिए ये सूरत हाल बहुत नाजुक, ख़तरनाक और पेचीदा सी थी। मैं कुछ इस तरह से इनके शिकंजे में आ गया कि इनसे निकलना नामुमकिन रहा था। मैंने दिल में पुकारा, पूनम पूनम, भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए तो आ जाओ, खड़े हो जाओ। इस मर्तबा दूसरी मर्तबा बहुत ही बुरी तरह दहाड़ा। मैं अभी तक इस आवाज़ की सूरत नहीं देख पाया था। मैंने खड़े होकर इसकी तरफ देखा जो मुझ पर मुसलसल हुक्म चला रहा था और जिसने मेरे जबड़ों पर बेदर्दी से ठोकरें मारी थी।
اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں دھڑکنے لگا، رگوں میں لہو سرد پڑنے لگا۔ اسے انسانی مخلوق تو کہا نہیں جا سکتا تھا، جنگلی سور اور شاید کوئی درندہ بھی ایسا نہ ہوگا۔ وہ پورا گنجا تھا، نصف چہرہ سور جیسا تھا اور باقی نصف چہرہ ہاتھی سے مشابہ۔ ہاتھی کی طرح چھوٹی چھوٹی گول گول آنکھیں اور اس کی مونچھوں کی یہ کیفیت تھی کہ گویا بال نتھروں میں گھاس کی طرح اگ کر باہر نکل آئے ہوں۔ ایسا ناک نقشہ میں نے شاید کبھی انسان کا دیکھا ہو۔ لہجہ بلہجہ اس کا چہرہ خوفناک اور انتہائی مکروہ دکھائی دینے لگا۔ میں نے ایک نظر میں اس منحوس اور خبیث کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ میں نے دوسرے لمحے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا تاکہ یہ منحوس اور مکروہ چہرہ نہ دیکھ سکوں۔ شاباش دیوا، اس نے تمسخر سے بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، تم بڑے سعادت مند ہوتے جا رہے ہو۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم کسی کا حکم سننے کے عادی نہیں بلکہ تم اپنا حکم چلاتے ہو، لیکن آج یہ بات غلط ثابت ہو گئی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا اور میں بدمعاش کے نرغے میں نہ ہوتا تو اسے ایسا جواب دیتا اور اس پر اپنا حکم چلا کر جواب دیتا۔ وہ کمینہ مجھے بے بس پا کر شیر ہو گیا اور اپنی مردانگی دکھا رہا تھا۔ تم نے میری اس بات کا جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں، اس نے پھر تمسخر سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس وجہ سے مجھ سے الجھنا نہیں چاہتے، خیر کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ وہ دستاویز کہاں ہیں؟ تم نے انہیں کہاں چھپا رکھا ہے؟ دستاویزات؟ کون سی دستاویزات؟ کیسی دستاویزات؟ میں نے مصنوعی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم مجھ سے کون سی دستاویزات کے بارے میں دریافت کر رہے ہو؟ پھر تم نے مجھے بلا وجہ مارا بھی ہے۔ سنو دیوا، اس نے تڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، تم ہمیں بیوقوف اور احمق نہ سمجھو۔ میں جو سوال کروں اس کا ٹھیک سے جواب دو۔ اگر تم نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مچھلیوں کو کھلا دوں گا۔ شاید تم جانتے ہوگے کہ انسانی گوشت جانداروں میں سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، مچھلیوں کی یہ سب سے مرغوب غذا ہے۔ یہ محض اس کی خالی خولی دھمکی نہ تھی، وہ ان دستاویزات کے حصول کے لیے بربریت کا مظاہرہ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ ہر صورت میں اس کے حکم کی تعمیل ہو۔ پانسا میرے خلاف پلٹ چکا تھا، بازی میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ موت کا فرشتہ میری نظروں کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ خواہ مجھ پر کیسا ہی تشدد کیوں نہ کرے، میں ایک لفظ بھی اگل نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس شخص کو اگلوانے کا فن آتا تھا، کیونکہ یہ ایذا رسانی کا ماہر تھا۔ میں نے اس کے ذہن سے معلوم کر لیا تھا کہ اس نے بڑے بڑے خطرناک دشمن اور بدماشوں پر تشدد کر کے ان سے بہت کچھ اگلوا لیا تھا۔ اس کی ایذا رسانی برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے بھی وہ اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا تھا، اس لیے اس کے خیال میں نے کچھ نہیں بیچا تھا۔ پروفیسر نارنگ نے میرے تعاقب میں خون خوار شکاری کتوں کو بھیجا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں سیاہ بخش حاصل کر لوں گا۔ اسے میرے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ میں دل میں بھگوان کی سوگند کھائی کہ میں مر جاؤں گا مگر اسے سیاہ بخش کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ اپنے تمام حربے آزما کر دیکھ لے، دل میں جو بھی ارمان ہیں وہ پورے کر لے۔ تم مجھ سے جن دستاویزات کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں اس کے بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اسے جواب دیا۔ اجیت کمار کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا، وہ گررایا۔ شرافت سے اس کے بارے میں بتا دو۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے سوال سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ انہیں اجیت کی لاش دکھائی نہیں دی، جو یہاں سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں پڑی ہے۔ اجیت کمار؟ میں نے اس کی طرف متعجب نظروں سے دیکھا۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ دیوا، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ گرجا۔ کیا تم یہاں محض وقت گزاری کے لیے آئے ہو؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے کسی کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ میرے جواب پر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے اچانک ایک زوردار مکہ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ چونکہ میں اس کے لیے تیار نہ تھا، میں چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس طرح زمین پر پڑے رہنے میں میری عافیت تھی، مگر وہ مجھے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ ایک نمبر کا حرامی تھا۔ اس نے جھک کر میرا گریبان پکڑ کر مجھے اٹھایا، پھر کھڑا کر دیا۔ تم جا کر اجیت کمار کو تلاش کرو، اس نے ایک بدمعاش سے کہا۔ اس کی موٹر بوٹ بھی ہے تو وہ بھی یقیناً یہی موجود ہوگا۔ وہ بدمعاش فوراً ایک سمت چل پڑا۔ میں نے دیکھا نہیں کہ وہ کس سمت جا رہا ہے، اگر دیکھتا تو اسے شک سا ہو جاتا۔ میں تمہیں ایک ہی صورت میں زندگی کی ضمانت دے سکتا ہوں، وہ بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا۔ جھوٹ سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، جھوٹ کا صاف پتہ چل جاتا ہے، سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم یہاں اجیت کمار کے تعاقب میں آئے ہو، تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی عورت تمہارے ساتھ ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ تم اس سنسان اور ویران جزیرے پر کیا کرنے آئے ہو۔
وہ مجھے زندگی اور سلامتی کا لالچ دے رہا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ میں یہ بات بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میری زندگی اس وقت تک سلامت ہے جب تک وہ دستاویزات نہیں پا لیتے۔ دستاویزات ان کے حوالے کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش پھینک جاتے تاکہ میں گدھوں کی غذا بن جاتا۔ پاگل کتے، تم میری بات کو سچ تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ میں تمہیں کس طرح اپنی سچائی کا یقین دلاؤں؟ اسے توقع نہ تھی کہ میں اسے پاگل کتے کہہ کر مخاطب کروں گا۔ وہ مشتعل ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس سے میرا لب و لہجہ اور یہ گالی برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے یکے بعد دیگرے مکے رسید کر کے مجھے بے ہوشی کی دنیا میں پہنچا دیا۔ میں کافی دیر بعد ہوش میں آیا۔ انہوں نے مجھے ہوش میں لانے کی خاصی تدبیر کی ہوگی۔ جس وقت میں ہوش میں آیا اس وقت وہ میرے سینے پر سوار تھا۔ اس نے مجھے ہوش کی حالت میں دیکھتے ہی میرے منہ پر 2-3 تھپڑ لگائے، پھر وہ سور جیسی آنکھوں سے گھورتے ہوئے غصے میں بولا، میں تمہارے پورے جسم کی تمام ہڈیاں توڑ ڈالوں گا دیوا۔ میں کتنا حرامی ہوں، میں کیا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب تم سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں۔ تم ایک سور چیز ہو، ایسے نہیں سدھرو گے۔ میں نے اس کی تعمیل میں لمحے بھر کی بھی دیر نہ لگائی۔ جتنا جلد ہو سکا میں درندہ صفت بدماشوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، ورنہ دیگر ہونے کی صورت میں یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میرا ذہن بڑی صورت سے ایسی تدبیر سوچ رہا تھا کہ انہیں فریب دے کر بیوقوف بنایا جا سکے۔ میرے لیے یہ کہ زیادہ مشکل نہ تھا، کیونکہ یہ عقل سے کورے ہوتے تھے۔ یہ عقل کے بجائے طاقت سے کام لیتے۔ چونکہ ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ میں اس جزیرے پر کس لیے آیا ہوں، اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ وہ میرے فریب میں آ جائیں۔ انہیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی۔ جو تدبیر آئی تھی وہ یہ تھی کہ میں جیت کے تعاقب میں جزیرے پر آیا تھا، مگر وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی دستاویزات لے کر جا چکا تھا۔ اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ انہیں میری اس بات کی سچائی پر یقین آ جاتا، کیونکہ وہ دستاویزات نہ صرف بے حد اہم بلکہ قیمتی تھیں۔ وہ مجھے خشکی پر میرے بیان کی تصدیق تک زندہ رہنے دیتے۔ اجیت کی لاش کے ان کے ہاتھ نہ لگنا میرے بات کی سچائی کی گواہی تھا۔ میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا۔ مجھے تھوڑی سی مہلت کی دیر تھی جو مجھے کچھ دیر بعد ہی ملنے والی تھی۔ میں نے اس مردود سے کچھ کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک بدماش نے ہذیانی لہجے میں چیختے ہوئے بلند آواز میں کہا، وہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ کسی کی لاش ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ پھر اس کی آواز سن کر وہ سب اس سمت میں دیکھنے لگے۔ میں نے بھی دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، سر چکرا گیا، میری ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ ان کا وہ ساتھی جو اجیت کی تلاش میں گیا تھا، وہ اجیت کی لاش کو اس طرح گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا جیسے کسی جانور کی لاش ہو۔ اس نے اپنے مردہ ساتھی کی لاش کا احترام بھی نہیں کیا۔ شاید جانور کی لاش کی اس بے دردی سے بے حرمتی نہیں کی جاتی ہوگی۔ ان کے نزدیک انسان کی کوئی قدر نہ تھی۔ اس نے لاش سامنے لا کر ڈال دی۔ سبھی اجیت کمار کی لاش کو دیکھنے لگے۔ زمین پر گھسیٹ کر لانے سے اجیت کی لاش کی حالت اور ابتر اور بے حد خستہ ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں کی لاش ہو۔ چہرے کا گوشت اور آنکھوں کا ایک حصہ رگڑ کی وجہ سے اڑ گیا تھا۔ یہ جھلسی ہوئی لاش تھی۔ منہ اس کا بھیانک انداز میں کھل گیا تھا۔ موت سے اس کی لاش بھیانک بن گئی۔ یہ برتناک موت تھی۔ وہ اس قابل تھا کہ اسے ایسی موت نصیب ہو۔ اس کی زندگی تک یہ گنڈے جو اس کے نام سے کامتے تھے، وہی آج اس کی لاش کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ ایک سفاک قاتل اور جرائم پیشہ کا انجام اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے نہ جانے کتنوں کو بے گناہ تھے جو موت کی نیند سلا دیا ہوگا۔ میں اس خیال سے کانپ اٹھا کہ یہ کمینے کہیں میری لاش کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کریں۔ وہ کر بھی سکتے تھے، کیونکہ میں ان کا دشمن تھا، اور اب اپنے دشمن کے ساتھ کس قسم کی رعایت اور نرمی کرنے والے نہ تھے۔ ان کا سرغنہ میرے قریب آ کر سفاک لہجے میں بولا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے یہ نہیں بتایا کہ اجیت کمار کہاں ہے؟ کیا یہ اس کی حالت ٹھوکر کھانے سے ہوئی؟ میں سب سے پہلے تمہارے دائیں ہاتھ کی ہڈی توڑ دوں گا، پھر تمہارا بازو چاقو سے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ پہلے تم میری ایک بات سن لو، پھر جو جی میں آئے کر لینا۔ میں نے دلدل میں جیسے تنکے کا سہارا لیا۔ میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، میں واقعی اجیت کمار کے تعاقب میں آیا تھا۔ اس کی وجہ سے میری ذاتی چپکشی تھی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ میں اس کی حسین و جمیل نوجوان بیوی سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ مجھ پر کئی بار مہربان ہو چکی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی بیوی مجھ پر مر مٹی ہے۔ وہ میرے اس جگہ پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی حملہ آور ہو گیا، لیکن وہ مجھ سے جیت نہ سکا۔ زندگی کی بازی ہار گیا۔ میں نے اس کی بیوی اور اس کی دولت جیت لی۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، وہ برہمی سے بولا۔ اس کے پاس ایک خطرناک ریوالور تھا اور تم نہتے۔ تم اسے موت کے گھاٹ کیسے اتار سکتے تھے؟ وہ استادوں کا استاد تھا۔ ہم سب اس کے سامنے بچے تھے۔ اس سے مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔
हम दोनों में कुछ देर तकरार होती रही। वो आग बबूला होकर कहता रहा कि तुमने मेरी बीवी को बरगलाया, इसने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने इसे तैश में देखकर इसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। बहुत खूब देवा, वो ज़ोरदार कहकहा लगाकर हंसा। तुमने बड़ा अच्छा लतीफ़ा सुनाया, खूब मज़ा दे गया। तुमने जी खुश कर दिया, गोया तुम लतीफ़ाबाज भी हो, सुरागर सा कम हो। ये आज एक नया इंकशाफ हुआ कि तुम रिवॉल्वर छीनने में महारत रखते हो। फिर इसने तौक़ुफ़ करके जेब से रिवॉल्वर निकाला, फिर इसे उंगलियों में नचाते हुए बोला, अच्छा तुम इसे छीन कर दिखाओ। तुमने छीन लिया तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैं समझ गया कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे साथ तफरीह कर रहा है। हैरत की बात है कि तुमने अब तक मुझसे रिवॉल्वर नहीं छीना, जबकि तुम माहिर इस काम में हो। खामोश क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाऊं जो तुम्हारे आदमियों के आने से पहले पेश आया। मैंने कहा, क्या तुम इसे सच तस्लीम करोगे? क्या वाक़या? एक सच्चा और हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन वाक़या। मैंने संजीदगी से कहा, तुम अपने बॉस की लाश को ज़रा गौर से देखो। इसने चंद लम्हों तक अजीत की लाश को गौर से देखा। यह तो जली हुई लाश है। मैंने तो गौर ही नहीं किया। फिर मैंने इसे बताया कि अजीत ने पूनम पर किस तरह तशद्दुद किया, स्याह बॉक्स के बारे में मालूम करने के लिए। फिर जब पूनम ने इसे बता दिया तो उसकी ये सज़ा दी कि इसे नज़र आतश कर दिया। फिर मैंने उसको तमाम कहानी मुकम्मल तौर पर सुना दी कि पूनम की रूह इंतकाम लेकर परलोक वापस चली गई। देवा, तुम सुराग रसानी छोड़कर फ़िल्म स्टोरी लिखना शुरू कर दो। वो तमस्खुर से बोला, तुम्हें बेहतरीन स्टोरी राइटर बनने की सलाहियतें मौजूद हैं। उस तरफ देखो। एक बदमाश ने समंदर की तरफ इशारा किया। क्या हसीन नज़ारा है। जी खुश हो गया। सभी उस तरफ देखने लगे। एक ख़ास बड़ी सफ़ेद लांच समंदर का सीना चीरती हुई हमारी सिमत आ रही थी। मेरा ख्याल था ये समुद्री कश्ती पुलिस की लांच होगी, मगर वो लांच साहिल से 50-60 गज़ के फासले पर दूसरी तरफ मुड़ गई। इसमें 2 आदमी बैठे थे जो हमारी तरफ देख रहे थे। वो साहिल से 200 गज़ दूर जाकर हमारी तरफ मुड़ती दिखाई दी। ये देखकर इसने अपने साथियों से कहा, हमें यहाँ से हटकर अंदर चलना चाहिए। इस तरह यहाँ खड़े रहने से शक हो सकता है कहीं वो पुलिस के आदमी ना हो। फिर उसने मुझसे कहा, तुम्हारा दिमाग अभी दुरुस्त नहीं हुआ। तुम दस्तावेज़ात के बारे में बताओ। तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा हशर अजीत से भी बदतर हो सकता है। पूनम की रूह तुम्हें बचाने से आ रही, वो मेरे पास नहीं है। मैंने जहरखंद लहजे में कहा, मैं उसे आसमान से लाकर तुम्हारी खिदमत में नहायत अदब से पेश कर दूँ। वो कमीना शैताना पहले से ही अंदर बुरी तरह खोल रहा था। मेरे इस जवाब ने इसे और तपा दिया। जैसे मैंने इसके वजूद पर दहकता हुआ अंगारा रख दिया, उसने मुझे फिर घूंसा मार कर गिरा दिया। मैं जैसे ही ज़मीन पर गिरा, फ़ौरन ही झुककर मेरा गिरेबान पकड़ लिया। तब मैंने दिल में सोचा कि यह बदमाश इस तरह मेरे सारे बदन की सारी हड्डियां तोड़ देगा। मुझे इस वक्त शेर मसूर टीपू सुल्तान शहीद का मकूला याद आया। उन्होंने कहा था कि गिदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी अच्छी। तब मैंने सोचा कि गिदड़ की तरह मरने से बेहतर है इससे मुकाबला करूं। अब मुझे अपने बाजुओं और सलाहियतों को आजमाने के सिवा कोई चारा न था। बहुत हो चुका था। अब इसे अपने मुसल्लह साथियों की मौजूदगी में शेर होकर मेरी खासी दुर्गत बना चुका था। अरे ये देखो, ये क्या है? एक बदमाश ने पुरजोश लहजे में कहा। उसके लहजे में सरशारी थी। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।